Welcome everyone. Welcome after a very long time. Welcome to another lecture from Kunt Academy. So आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। तो रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं रिपीट करते रहूँ। रेप्लिकेशन एक्चुअली होता है कि हम लोगों के अंदर जो डीएनए है उसका एक कॉपी प्रोड्यूस करना, जिस प्रोसेस से होता है उसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। अभी रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोगों के बॉडी के अंदर जितने भी सेल है वो हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए हर सेल के पास उसका डीएनए होना चाहिए। तो एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल्स होता है, तो दूसरे सेल्स के पास डीएनए कहाँ से आएगा? इसीलिए वो रेप्लिकेट करते हैं डीएनए, कि दूसरे सेल के पास भी वो डीएनए मौजूद हो। अभी रेप्लिकेशन होता कैसे है, बेसिकली जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हम लोग का डीएनए है जो हेलिक्स फॉर्म में रहता है। ठीक, अभी जब रेप्लिकेशन होना होता है तब क्या होता है कि सपोज दिस पोजीशन से इस हेलिक्स को ओपन किया जाता है। ठीक है, इस पोजीशन से हेलिक्स ओपन हो गया। अभी जब ओपन हुआ इस पोजीशन से, तो इधर पे एक साइट होता है ओरिजिन बोल के, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होता है। ओके, एंड रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो एक स्ट्रैंड में वो ऐसे स्टार्ट होता है एंड अपोजिट स्ट्रैंड में ऐसे चलता है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअस हुआ उसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड एंड दूसरे को कहते हैं लैगिंग। ओके, सो हम इस सब में आएंगे बाद में। तो अभी देखते हैं मोड्स देखते हैं। सो अभी रेप्लिकेशन होता कैसे है, इसके लिए मतलब किस मैनर में होता है, इसको जानने के लिए 3 मोड सजेस्ट किया गया, जिसमें से एक है कंजर्वेटिव मोड, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। ओके, सो लेट्स पहले देखते हैं कि कंजर्वेटिव मोड में क्या बोला जा रहा है। तो कंजर्वेटिव मोड में बोला जा रहा है कि जैसे कि इधर पे मैं ग्रीन से दिखाया हूँ, लेट्स से एक पेरेंट है। पेरेंट सेल में जो डीएनए है उसको मैंने ग्रीन से डिनोट किया। अभी इसमें से रेप्लिकेशन के बाद वक्त क्या हो रहा है कि पेरेंट स्ट्रैंड दो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, एंड इसके रेस्पेक्टिव में डॉटर स्ट्रैंड भी सिंथेसाइज हो रहा है। अभी ये तो ओपन स्टेट में है। अब जब हेलिक्स बनेगा तब क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसमें से जब हेलिक्स बन रहा है तब एक कंडीशन ये हो सकते हैं कि दोनों पेरेंट स्ट्रैंड फिर से मिलके हेलिक्स फॉर्म करे, या तो दोनों डॉटर स्ट्रैंड एक साथ मिलके दूसरा हेलिक्स या सेकेंड कॉपी फॉर्म करे। तो अगर ऐसा हुआ कि रेप्लिकेशन के बाद जो दो डीएनए मिल रहा है उसमें से एक दोनों ही पेरेंट स्ट्रैंड से हो रहा है या तो दोनों ही डॉटर स्ट्रैंड से हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि कंजर्वेटिव मोड, क्योंकि जो पेरेंट में दो स्ट्रैंड था वो कंजर्वेशन मोड में जा रहा है, मतलब कंजर्व हो रहा है नेक्स्ट सेल में। ओके, एंड इधर से और एक पॉसिबिलिटी, और जो सेकंड पॉसिबिलिटीज है वो क्या है, वो है कि ये दोनों स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड और एक पेरेंट स्ट्रैंड मिलके हेलिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, तो ऐसे बनेगा डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड का। सो अगर नया जो स्ट्रैंड हो रहा है उसमें अगर एक स्ट्रैंड
पेरेंट स्टैंड से आया है एंड दूसरा डॉटर स्टैंड है, तो उसको हम बोल रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। क्यों? क्योंकि उसका हाफ पार्ट मतलब थोड़ा सा पार्ट कंजर्व हो रहा है पेरेंट स्टैंड में। ओके, सो अभी थर्ड मोड देखते हैं। थर्ड मोड क्या है कि डिस्पर्सिव मोड। अभी डिस्पर्सिव मोड में क्या होता है कि रेप्लिकेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, तो उसमें क्या हो सकता है कि लेट्स एज्यूम कि एक स्ट्रैंड है, ठीक है। अभी इसी एक स्ट्रैंड में कुछ पोर्शन इसका पेरेंट स्ट्रैंड से आया है एंड कुछ पोर्शन न्यूली सिंथेसाइज्ड है। ओके, एंड ये दोनों जब हेलिक्स फॉर्म करेगा तो कैसे होगा? ओके, मतलब कि डीएनए जब सिंथेसाइज हो रहा है वो डिस्पर्सिव मैनर में हो रहा है, कोई भी फिक्स नहीं है। कुछ पार्ट उसका पेरेंट से आ रहा है, मतलब जो डीएनए को टेम्पलेट बनाकर यूज कर रहे हैं, कुछ वो ले रहा है एंड कुछ न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड हो रहा है उसमें से लेके वो बना रहा है। तो ये तीनों मोड सजेस्ट किया गया है। और एक बात, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि कंजर्वेटिव मोड में हम कह सकते हैं कि एक सेल्स में जब एक से दो सेल्स बन रहे हैं तो एक सेल्स में 100% कंजर्व हो रहा है, ठीक है। एंड जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है उसमें क्या कह सकते हैं कि 50% कंजर्वेशन हो रहा है। लेकिन डिस्पर्सिव मोड में कितना परसेंट कंजर्व हो रहा है? कंजर्व तो हो रहा है, डिस्पर्सिव मोड में भी कंजर्व होगा लेकिन कितना परसेंटेज कंजर्व हो रहा है वो हम नहीं कह सकते हैं। कभी 10% भी हो सकता है, कभी 20% भी हो सकता है एंड कभी 70% भी हो सकता है कंजर्व डीएनए का परसेंटेज। सो ये तीन तो रहा आपका सजेस्टेड मोड कि कौन से मोड में हो सकता है। तो इसमें से कौन से मोड में रियली होता है उसको प्रूव करने के लिए दो साइंटिस्ट का अवदान बहुत बड़ा है। उसमें से एक है मेजल्सन एंड दूसरा है स्टाल। ओके, जिसको हम लोग जानते हैं मेजल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट के नाम से। सो अब देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या एक्चुअली। सो अभी मेजल्सन एंड स्टाल ने क्या किया, इन लोगों ने दो मीडिया लिया। एक मीडिया में इन लोगों ने रखा N50 एंड दूसरे में रखा N40। ओके, एंड N15 जो है नाइट्रोजन का 15 वो N14 से हेवियर है। ओके, अभी इन लोगों ने क्या किया कि पहले इन लोगों ने एक इकोलाई सेल लिया एंड इकोलाई सेल को N15 में ग्रो करवाया, ठीक है। अभी जब इकोलाई को N15 में ग्रो किया एंड हम लोग जैसे जानते हैं कि डीएनए किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस से। तो इकोलाई में जब ग्रो करेगा तो उसके डीएनए में जो नाइट्रोजन बेसिस रहेगा तो उसके जो नाइट्रोजन एलिमेंट रहेगा वो किससे बना होगा? N15 से। सो ये रहा इकोलाई के डीएनए जो इस मीडिया में ग्रो हुआ है। अभी वो लोग N14 जो मीडिया है उसमें भी इकोलाई को ग्रो करवाए, ठीक है। एंड इसका जो डीएनए रहेगा उसमें नाइट्रोजनस बेस किससे बना होगा? N14 से। सो अभी इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इन दोनों कल्चर से सेल्स को कलेक्ट किया एंड उसमें से डीएनए हार्वेस्ट करके उसको एक सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज किया। अभी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से क्या होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज अगर मतलब सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट का से हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो होता है कि जो चीज का वेट ज्यादा होता है वो नीचे चला जाता है एंड जिसका वेट कम होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर में रहता है, ठीक। अभी अगर सीजियम क्लोराइड से डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसमें से क्या होगा कि लेट्स अज्यूम दिस सीजियम क्लोराइड
एंड इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या दिया था, एक दिया था हम लोगों ने N15 वाला डीएनए एंड N14 वाला डीएनए। जैसे कि N15 N14 से हायर है, तो N15 से जो डीएनए बना होगा उसका वेट भी हायर होगा। तो अब डेंसिटी ग्रेडियंट में वो कहाँ पर आएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे में हम लोगों को जो बैंड मिलेगा वो N15 का होगा एंड ऊपर में एक बैंड मिलेगा वो N14 का होगा। सो अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने किया कि N15 मीडिया में जो इकोलाई ग्रो हुआ था उसको लेके इन लोगों ने N14 के मीडिया में डाल दिया। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट जो सेल डिवाइड होगा वो N14 मीडिया में होगा एंड जब N14 मीडिया में इकोलाई ग्रो हो गया तो सेम प्रोसेस में इन लोगों ने फिर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया इस मीडिया से एंड सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज रन किया। अभी इन लोगों को जो बैंड मिला वो इंटरेस्टिंग था। अभी इन लोगों को जो बैंड मिला वो मिला इस पोजीशन में। ठीक है, वो देखें कि जो नया बैंड जो मिल रहा है वो N14 एंड N15 वाला जो बैंड था उसके बीचों बीच मिल रहा है। ठीक है, तो इन लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि ए इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नया डीएनए बना है उसमें N15 एंड N14 का आधा आधा परसेंटेज अवेलेबल है। सो इस 50% अवेलेबिलिटी किसमें हो रहा था, वो हो रहा था सेमी कंजर्वेटिव मोड में। ठीक है, अभी इसको फर्दर प्रूव करने के लिए कि हाँ यही हो रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ही हो रहा है, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने फिर से इस सेल को लेके N14 में ग्रो करवाया। सो अभी तक इधर पे जो हुआ है वो मैं आप लोगों को N15 से दिखा रहा हूँ। ठीक है, सो N15 में जब ग्रो हुआ तब सेल का डीएनए क्या था, दोनों ही स्टैंड N15 से था एंड इसको जब इस सेल को जब फिर से N14 मीडिया में ग्रो करवाया गया तब क्या हुआ होगा, इसके अंदर जो पेरेंट्स का जो सेल था, पेरेंट सेल था एक। ठीक है, अभी ये दो डीएनए सेपरेट होगा रेप्लिकेशन के टाइम पे एंड इधर पे जो डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो N14 का होगा एंड इसमें से जब ये दोनों जब हेलिक्स फॉर्म करेगा तो हेलिक्स होगा एक स्ट्रैंड N15 का एंड दूसरा स्ट्रैंड N14 का। ठीक है, एंड एक सेल के अंदर जाएगा एंड ये कॉपी दूसरे सेल के अंदर। अभी इन लोगों ने क्या किया कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ही हो रहा है वो कंफर्म करने के लिए और एक बार इस सेल को, ए वाले सेल को N14 मीडिया में ग्रो करवाए। अभी अगर इसको N14 मीडिया में ग्रो करवाएगा तो क्या होगा, इसमें क्या सेल इनपुट क्या है, इसमें जो सेल इनपुट क्या है उसका एक स्ट्रैंड पेरेंटल है एंड एक स्ट्रैंड डॉटर है एंड ये डीएनए जब रेप्लिकेशन के टाइम में सेपरेट होगा तब क्या होगा कि एक का पेरेंट स्ट्रैंड N15 से बना होगा एंड दूसरे का पेरेंटल स्ट्रैंड N14 से बना होगा। ठीक है, एंड इसमें जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो N14 का होगा। सो इधर पे क्या हुआ, इधर पे हुआ कि ये दोनों दो अलग अलग सेल में चला जाएगा। ठीक है, N14 N14 N15 N14। ओके, सो इसको अगर लेके सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूज करेंगे, इसका जो बैंड मिलेगा वो क्या होगा, इन सेल से अगर कलेक्ट करेंगे डीएनए तो एक मिलेगा N15 का स्ट्रैंड एंड तीन मिलेगा N14 का स्ट्रैंड। ओके, सो इसका जो बैंड आएगा वो आएगा आपका N14 का जो बैंड था एंड N15 एंड N14 का ऊपर साइड में। सो इन लोगों को भी वैसे ही बैंड मिला
एंड जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ते गए ये जो बैंड है वो N14 के तरफ N14 का जो बैंड था उसके करीब शिफ्ट होने लगा, लेकिन कभी भी N14 है या N14 के जैसा नहीं होगा या पोजीशन में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ही एक जो N15 वाला स्टैंड है ये रह ही जाएगा। सो इन लोगों ने क्या देखा, एक ट्रेंड देखा कि पहले क्या था, पहले था पूरा का पूरा 100% N15 एंड जब फर्स्ट जनरेशन हुआ उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सिर्फ 4 स्टैंड में से 2 स्टैंड पेरेंटल आया, N15 का आया। 4 में से 2 स्टैंड N15 का आया। तो परसेंटेज क्या हुआ, परसेंटेज हो गया 50%। एंड जब सेकेंड जनरेशन में गए तब क्या हुआ, अभी इधर में टोटल स्ट्रैंड कितना है, 4 डीएनए है। सो स्ट्रैंड होगा 4 into 2 आपका 8 स्ट्रैंड होगा। एंड 8 में से N15 का स्ट्रैंड क्या कितना है, 2 टोके। अभी 2/8 into 100 इसका परसेंटेज आया 25%। ओके। एंड जब थर्ड जनरेशन में गए, थर्ड जनरेशन जब किया, ठीक है, ये सब जनरेशन N14 में ही ग्रो हो रहा है, N14 मीडिया में ही ग्रो हो रहा है। ओके। अभी जब थर्ड जनरेशन में गया तो उधर पे क्या होगा, उधर पे जो 2 पेरेंटल स्ट्रैंड था वो रहेगा एंड जितना भी और स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा वो सब होगा आपका N14 का। ठीक है। इधर पे टोटल कितना बनेगा स्ट्रैंड, 8 बनेगा, सॉरी 8 डीएनए बनेगा एंड स्ट्रैंड बनेगा आपका 16 एंड 16 में से N15 का स्ट्रैंड होगा 2। सो परसेंटेज कितना हुआ N15 का स्ट्रैंड का, 2/16 इक्वल टू 1/4 into 100, सॉरी 1/8 into 100 is equal to 12.5%। सो इन लोगों ने ट्रेंड फॉलो किया कि जैसे जैसे एक जनरेशन बढ़ता जा रहा है, N15 या पेरेंटल स्ट्रैंड का जो परसेंटेज है वो 50% से घट रहा है। पहले 100% से 50% हुआ, 50% ड्रॉप। दूसरे में 50% से 25% हुआ, 50% ड्रॉप। एंड तीसरे में 25% से 12.5% हुआ, उधर में 58% ड्रॉप है। सो क्या हो रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो बन रहा है वो पिछले जनरेशन से 50% कंजर्व कर रहा है। तो तब जाके इन लोगों ने बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मोड में हो रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट।